एक बार मैं बोल भी देता हूँ साथ साथ क्या क्या टॉपिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं है, तुम वो देख लेना। फिर उसके बाद मेरे को जो बोलोगी डाउट वो हम तुम्हें पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और डाउट भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी आप ले लो एक बार, थोड़ा एनसीईआरटी है आपके पास? एनसीईआरटी से एक बार बोल देता हूँ शुरू से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं है, देख लो एक बार। एनसीईआरटी में पेज नंबर 3 पे टेबल लिखा हुआ है 1.1। ये कुछ कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, जरा पहले देखो। टेबल नंबर 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर टॉपिक लिखा होगा एनिसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, पॉलीमर्फस, आइसोमर्फस। उसके बाद ये जो टॉपिक हमने लिखा है एनिसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, पॉलीमर्फस, आइसोमर्फस, ये सब प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है कि एक एक नंबर में पूछा हुआ है कि डिफाइन करें ये सब क्या है, एनिसोट्रॉपिक क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है, पॉलीमर्फस क्या है, आइसोमर्फस क्या है। ये सब प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है, इनको जरा सा अच्छे से ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन इन टेक्स्ट का जरा देखो, 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.3 क्वेश्चन इन टेक्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.3 क्वेश्चन इन टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये मैंने क्लासरूम लेक्चर नोट्स में पढ़ाया हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी हमने कर लिया है, ये हमने हेडिंग कर लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जरा अच्छे से तैयार करना, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको ये कहाँ मिलेगा तो मैं इधर बोल देता हूँ, टेबल नंबर 1.2 में मिलेगा ये। टेबल नंबर 1.2 जरा अच्छे से पर पढ़ लेना है। अगेन इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.5, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लासरूम लेक्चर नोट्स में यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगेन क्लासरूम लेक्चर नोट्स में, मतलब जो तुमने अगर किया होगा क्लासरूम लेक्चर नोट्स अगर आपने अटेंड किया हो तो मैं ज़रा उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, तुम देख लेना। हमने ऐसा लिखा होगा 2D लैटिस, 2D लैटिस लिखा हुआ, और 2D लैटिस अगर आपने क्लासरूम लेक्चर किया हुआ तो मिल जाएगा, और नहीं तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऐसा लिखा होगा इसके लिए स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। इसी तरीके से लिखा हुआ रोम्बस, रोम्बस। इस तरीके से लिखा हुआ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। इसी तरीके से लिखा हुआ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है 2D, इसका डेफिनेशन वगैरह थोड़ा पढ़ लेना। एक है 3D, 3D में भी लिखा होगा वहां पे, 3D का एक टेबल बना होगा, मैं इधर बोल रहा हूँ टेबल 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल नंबर 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल 1.3 जब हम देख रहे हैं, जरा देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है 1.3 से, तो वहां पे लिखा हुआ है, मैं इधर थोड़ा एक बार लिख रहा हूँ, पहला लिखा हुआ है क्यूबिक, दूसरा लिखा हुआ है टेट्रागोनल, मैं जरा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी में देखना है ऑर्थो, ऑर्थो इस तरीके से लिखा हुआ है होम्बिक, एंड सो ऑन लिखा हुआ है, एंड सो ऑन लिखा हुआ है। तो इन सबको हम देखेंगे CTO, तो यहाँ से शॉर्टकट हम बना लेंगे CTOHRMT, CTOHRMT 3241121, ये एक शॉर्टकट हम याद रखेंगे। C4 क्यूबिकल, T4 टेट्रागोनल, O4 ऑर्थोहोम्बिक, H4 यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्सागोनल लिखा हुआ है इस तरीके से। उसके बाद R4 रोम्बोहेड्रल लिखा होगा, M4 मोनोक्लिनिक, और T4 ट्राइक्लिनिक। और ये 3241121 क्या लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे क्यूबिकल है उसके टोटल नंबर ऑफ लिखा होगा एनसीईआरटी में पॉसिबल वेरिएशन, पॉसिबल वेरिएशन या पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो इसका 3 यूनिट सेल पॉसिबल है। वहां पे लिखा होगा प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर लिखा होगा, और फेस सेंटर, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। इसका जब हम देखेंगे तो इसका लिखा होगा प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। तो ये 3241121 लिखा हुआ है ये। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस में क्या क्या पूछा हुआ है, एक तो इनके रिलेशन से पूछा हुआ है, अल्फा बीटा और गामा से पूछा हुआ है।
एक ये क्वेश्चन आया हुआ है और एक ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी से क्वेश्चन आया हुआ है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक अल्फा बीटा गामा से क्वेश्चन आया हुआ है। हम जब अल्फा बीटा गामा को देखेंगे तो ऊपर से जो 3 लाइन है वो देखो कॉमन है और लास्ट में लाइनों में कुछ कुछ चेंजेस है, ये दिखाई देगा। और ए बी सी का रिलेशन देखेंगे तो 1 2 3 में दिखाई दे रहा है कि पहले में दोनों बराबर हैं, दूसरे में एक बराबर है और थर्ड में दोनों अनइक्वल हैं और थर्ड के बाद फिर से रिपीट है। थर्ड के बाद जब नीचे देखेंगे तो फिर से रिपीट है, थर्ड ही फोर्थ में रिपीट है, देख सकती हो वहां पे थर्ड ही हमारा फोर्थ में रिपीट है और 2 जो है 5 में रिपीट है और फिर 6 में ऐसे रिपीट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्लासरूम लेक्चर नोट्स में अगेन लिखा होगा इस तरीके से, जैसे लिखा होगा नंबर ऑफ कॉर्नर किसी में कितने होते हैं, जैसे 8 लिखा होगा, नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड कितना होगा, ये पूरा लाइन थोड़ा हमें याद रखना है। अगर हमें न्यूमेरिकल आना चाहिए तो ये पूरा का पूरा लाइन हमें याद रखना है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमने थोड़ा ऐसा लिख रखा है, ऐसा हमने पिछले क्लासों में लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने एक हेडिंग लिखा होगा क्लासरूम लेक्चर नोट्स में, अगेन क्लासरूम लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक हमने हेडिंग करा हुआ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यूनिट से लिखा होगा, इसका सिंबल जेड होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने सारा सॉल्व किया होगा, जेड को यहाँ से अच्छे से जेड को पढ़ लेंगे, जेड हमने पूरा सॉल्व किया होगा और जेड से हम पढ़ लेंगे। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, जैसे इस तरीके से आने वाला है, एक आध एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल पे ऐसा हुआ कि कॉर्नर के सारे एटम प्रेजेंट हो, मान लेते हैं कॉर्नर सब प्रेजेंट हो और बोलेगा कि बॉडी डायगोनल से कोई एटम रिमूव हो गया, ऐसे क्वेश्चन आएगा, रिमूव कर दिया तो फाइंड फॉर्मूला ऐसा कुछ आएगा, फाइंड फॉर्मूला, इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड फॉर्मूला, तो बच्चे इसमें से इजीली इसको कैलकुलेट वगैरह करके निकालते हैं, इसको भी हमने थोड़ा देख लिया है और हम जानते हैं कैसे निकालेंगे, इन सबों से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल 10-15 किया है। इसके बाद एज लेंथ एक अगेन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने लिखा होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जिसमें हमने देखा होगा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये सब हमने देख लिया, एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बाद वॉल्यूम ऑफ एटम्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इनके लिए तीनों के लिए निकालेंगे और इन दोनों को यूज करके पैकिंग इफिशिएंसी हमने किया होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब समझ लेंगे पैकिंग इफिशिएंसी से हर साल क्वेश्चन आता है, इससे 2 क्वेश्चन आएगा कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की कितनी पैकिंग इफिशिएंसी होगी, ये क्वेश्चन आएगा, और नहीं तो पूछेगा परसेंट ऑफ वाइट बताएं, कितना परसेंट स्पेस खाली होगा, कितना परसेंट स्पेस खाली होगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो हमने डेरिवेशन किया है, मैं तो जरा लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम होता है नियरेस्ट नेबर। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ बताता हूँ, जरा प्लीज यहाँ देखो, क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम देखना चाहें एग्जांपल, तो यहाँ पे कोई आइटम पड़ा हुआ है, इसका नियरेस्ट नेबर एक ये होगा, सेम डिस्टेंस पे ये होगा, जरा देख लो तुम, सेम डिस्टेंस पे ये होने वाला है। इसके बाद एक पड़ोसी इसका ये होगा, इसके ठीक सामने एक पड़ोसी यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे होगा, इसका ठीक एक और पड़ोसी यहाँ पे होने वाला है, और ठीक इसके अपोजिट मतलब सीधा ऐसा होगा, यानी इसके पास, इस एटम के पास टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पिछले क्लास में एससीसी का, बीसीसी का और एफसीसी का कैलकुलेट करा है, ये बहुत ज्यादा अगेन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कंटिन्यू क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस में, जब तुम निकाल के देखोगी तो यहाँ से ही पूछा हुआ है। इसके बाद हमने एक टॉपिक लिखा है वॉइड के बारे में, थोड़ा सा वॉइड के बारे में थोड़ा मैं इधर जरा समझाऊं, इंटरस्टिशियल वॉइड हमने लिखा हुआ, वॉइड का मतलब होता है गैप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये और रेडियस रेशियो एक एनसीईआरटी में टॉपिक लिखी होगी, ये दोनों एक साथ पूछा जाता है क्वेश्चन, रेडियस रेशियो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कई सारे आ सकते हैं। एक R/R का रेशियो पूछेगा,
या लिखा होगा R/R का रेशियो, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसका रेडियस रेशियो कितना होगा ये आएगा। नहीं तो हर्षप्रीत सिंह हमारी क्लास का बच्चा है क्या? हर्षप्रीत, हर्षप्रीत कौन है? हर्षप्रीत, हर्षप्रीत इसको 12A का नहीं है। तो इसको थोड़ा अनम्यूट कर देते हैं, बोल नहीं पाएगा। रेडियस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन एक इंटरस्टिशियल वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 3 एटम्स इस तरीके से लगे हुए हैं और इसमें कोई छोटा एटम आएगा, ये कितने साइज का होगा, ये छोटे वाले का R और बड़े वाले का R, ये रेडियस रेशियो है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल में जैसे आएगा एक 2D वाइड, एक आएगा 3D वाइड। 2D में बहुत सारे नाम होंगे और 3D में टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके के बहुत सारे नाम होने वाले हैं, इनको जरा हम देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर CCP के बारे में जरा हम आएंगे, तो CCP से क्यूबिकल क्लोज पैकिंग लिखा हुआ है ये, या इसके नाम के लिखा हुआ क्लोज्ड पैकिंग इन 2D और क्लोज पैकिंग इन 3D। इनसे क्वेश्चन कैसा आएगा इसके बारे में जरा अगर मैं बताऊं तुम्हें, इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे। जो भी इसके हमने पॉइंट्स लिखे हैं, जो भी इसके पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जरा एक दो डिफाइन करूं, तो लिखा होगा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इतना होगा, हेंस इट इज कॉल्ड स्क्वायर यूनिट से लिखा होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लिखा होगा, और ये किस टाइप के अरेंजमेंट शो करते हैं, किस टाइप का, मतलब कि AB अरेंजमेंट है कि ABC अरेंजमेंट है। ये थोड़ा इससे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है, कंटिन्यू यहाँ से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। ठीक है, ये थोड़ा तैयार करने की बहुत जरूरत है। इसमें 3D वाला सबसे डिफिकल्ट है, ये पार्ट जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। इसको अगर किसी बच्चे ने ग्रिप बना लिया तो कोई मुश्किल इसके बाद टॉपिक नहीं है। इसको अगर हम ग्रिप बना लेंगे तो इसके बाद कोई टॉपिक मुश्किल इस पूरे चैप्टर में नहीं है। इस पूरे चैप्टर में इसका नाम वो 3D पैकिंग है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। 3D पैकिंग अगर एक बार हमारे पास क्लियर हो जाएगा तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। इसके बाद हमने रेडियस रेशियो के बारे में थोड़ा बात करा है, तो रेडियस रेशियो की जगह पे ये आएगा नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड या स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ कंपाउंड या स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, इस तरीके से इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ कुछ, जैसे पहला है हेलाइड स्ट्रक्चर, हेलाइड स्ट्रक्चर, दूसरा है हेलाइट फ्लोराइड, एक है एंटी फ्लोराइड, एक है एंटी फ्लोराइड, हेलाइड, एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड, ये सब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी फ्लोराइड, फिर इसके बाद CH-Cl स्ट्रक्चर, CH-Cl स्ट्रक्चर, CH-Cl स्ट्रक्चर, ये सब थोड़े काफी इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत बढ़िया से तैयार करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर्स में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, जैसे एक कंपाउंड का नाम है Na2O और एक का नाम है CaF2, एक इसमें से फ्लोराइड है और एक इसमें से एंटी फ्लोराइड, इन दोनों में से एक फ्लोराइड है और एक एंटी फ्लोराइड है, इनके बारे में प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। दूसरा जिंक ब्लेंडेड से पूछा हुआ है, उर्जाइड नाम है इसका, और एक का नाम उर्जाइड है और दूसरे का नाम जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उर्जाइड और जिंक ब्लेंडेड, दूसरे का नाम है जिंक ब्लेंडेड, सेकंड का नाम है जिंक ब्लेंडेड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब CBSE बोर्ड में यहाँ से पूछे हुए हैं, इन सबों से CBSE बोर्ड में कंटिन्यू क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन टॉपिकों में पहले बता दूं, कोई डाउट है तो इसको जरा मैं एक बार बता के लाता हूँ, फिर इसके बाद जो तुम्हारा डाउट है उस पर हम लोग थोड़ा काम करते हैं। इन टॉपिकों में कोई डाउट है तो जरा एक बार बता दो, फिर इसके बाद जरा से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो। इनको जरा से देख लो, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। स्पाइनल और परोस्काइट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, स्पाइनल और परोस्काइट हमारे जेई के सिलेबस में, स्पाइनल और परोस्काइट हमारे जेई के सिलेबस में है, ये अभी यहाँ पे नहीं है। स्पाइनल और परोस्काइट हमारे जेई के सिलेबस में है, अभी यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, तो इसका भी उतना कोई नीड नहीं है। स्पाइनल और परोस्काइट अभी हमारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं है।
तो एक बार जरा क्लासरूम नोट्स देख लो, एनसीईआरटी थोड़ा देख लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो जरा मुझे बताना। फिर एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग मार्क कर लेंगे और उसके बाद उसका डाउट आउट भी हम देख लेंगे। फिर डिफेक्ट तो मैं तुरंत बताता हूँ, डिफेक्ट भी तुरंत खत्म हो जाएगा, डिफेक्ट में कुछ है नहीं, अभी हम डिफेक्ट को कर लेंगे कवर। सर क्लियर है पिछला सारा। ठीक है, इंटेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.12 बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो मैंने नोट्स बनवाया है क्लासरूम लेक्चर नोट्स में उसी में हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो तुम जब देखोगी तो क्लियर हो जाएगा। 1.11 1.12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। फिर पेज नंबर 18 पे एग्जाम्पल नंबर 1.1, एग्जाम्पल नंबर 1.2 बढ़िया से पढ़ लेना, एग्जाम्पल नंबर 1.1 1.2 अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1.4 1.5 ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 1.4 एग्जाम्पल नंबर 1.5 दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है, इसको जरा सा देख लेना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद जरा सा आगे बढ़ेंगे, तो एक बार जरा मैं बोलता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 26 पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी 1.10, पेज नंबर 26 पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में, और इसके आगे लिखा होगा 1.10, 1.10 जरा से देख लो। तो 1.10 1.10.1 1.10.2 1.10.1 1.2 इस तरीके से जो हेडिंग है, ठीक है। और 1.11 जिसका नाम लिखा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इन सबों को एनसीईआरटी ने हटा दिया, इन सबों को एनसीईआरटी ने हटा दिया, इन सबों को एनसीईआरटी ने हटा दिया। तो मेरे हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ पेज नंबर 26 में ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 26 में ये है 27 28 29 और 30, ये जितनी भी लाइन है सबको एनसीईआरटी ने हटा दिया, तो हम इनको हटा लेंगे, ये हमारे काम के नहीं है, ये सब हमारे काम के नहीं है। फिर अगेन इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1.19 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.19 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.21 बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज बोल दे रहा हूं, जरा उसको टिक कर लेंगे, फिर मैं डिफेक्ट की वजह जरा समझाता हूं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1.7 1.8 इंपॉर्टेंट है, 1.10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.16 देख लेना एक बार इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सेमी टाइप एन टाइप पी टाइप ये सब हट गए हैं, ठीक है। इंसुलेटर कंडक्टर ये सब भी हट गया सिलेबस से, ये पूरा का पूरा हट गया, ठीक है। देखने को जरा डिफेक्ट थोड़ा सा, डिफेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो जरा सा, डिफेक्ट एक बार करते हैं पहले। डिफेक्ट क्या है जरा सा ये देखो तुम पहले, नोट से तो तुम वैसे पढ़ लेना, मैं थोड़ा इधर समझाते हुए लेके चलूंगा, तुम्हें डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले डिफेक्ट का मतलब होता है कोई कमी, सीधा सा मतलब है डिफेक्ट का मतलब है कहीं कहीं ना कहीं कमी हो। डिफेक्ट हमारे पास दो टाइप का होगा, हमने पिछले क्लास में लिखा होगा। डिफेक्ट हमारे पास दो तरीके का है, पहले का नाम है पॉइंट डिफेक्ट, ये तो तुम नोट से ही तैयार करना, क्लासरूम नोट से तैयार करना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं अच्छे से, क्लास नोट से तैयार करेंगे। दूसरा है पॉइंट डिफेक्ट के बाद एक लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। और थर्ड एक हमने लिखा होगा प्लेन डिफेक्ट, प्लेन या इसका नाम लिखा हुआ हमने स्क्रू डिफेक्ट, स्क्रू डिफेक्ट नाम है। अब डिफेक्ट कैसे जनरेट होता होगा, जैसे एक NaCl लें हम, तो NaCl वास्तव में कुछ ऐसा रहता है, ये C मतलब Na लिखा हुआ है कीटायन एनायन, फिर कीटायन यहाँ एनायन इस तरीके का बना हुआ है, ये फिर यहाँ पे एनायन, फिर कीटायन यहाँ पे, फिर यहाँ पे कीटायन, फिर यहाँ पे एनायन,
यहाँ पे केटायन, एनायन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, फिर केटायन, फिर एनायन। ये सब बॉन्ड इस तरीके से बनाए हुए रहेंगे। और ऐसा क्रिस्टल जिसमें रेगुलर पैटर्न कहीं से भी चलेंगे और मूविंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम आ जाओ, हाँ टॉप टू बॉटम अगर आ जाओ, या उस एग्जांपल में लिखा हुआ मैंने टॉप टू बॉटम आ जाओ या बॉटम टू टॉप चलो, कहीं से भी मूव करने पे एक रेगुलर पैटर्न मिले। कैसे मिले? केटायन एनायन केटायन, कहीं भी ऐसा मिले। कहीं ऐसा ना मिले कि दो केटायन पास आ जाए या दो एनायन पास आ जाए। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे ये आइडियल क्रिस्टल है, ये आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल क्रिस्टल वो है जिसमें कहीं से भी मूव करने पे हर तरफ से अरेंजमेंट बिल्कुल केटायन एनायन एक प्लेन फॉर्मेट में मिले, तो उसे बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल है। और इसमें कोई डिफेक्ट भी नहीं है, इस वाले मॉलिक्यूल में भी कोई डिफेक्ट नहीं है और कोई डिफेक्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब डिफेक्ट जैसे जैसे आएगा तो देखेंगे, जैसे पॉइंट डिफेक्ट नाम है, इनमें से कोई एक एटम, जैसे मान लेते हैं पॉइंट लिखा हुआ है, तो उनमें से कोई एक एटम जैसे केटायन या एनायन कोई एक हट जाए और अपने करेक्ट पोजीशन से कहीं और शिफ्ट कर जाए, तो हम बोलेंगे इसमें एक डिफेक्ट जनरेट हो गया है। ऐसे वाले डिफेक्ट का नाम लिखेंगे पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, लाइन पूरा एक शिफ्ट कर जाएगा तो लाइन डिफेक्ट, पूरे प्लेन वाला आइटम शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अलोंग अ प्लेन अगर शिफ्ट कर जाता है तो हम बोलेंगे प्लेन या एस्ट्रो डिफेक्ट, इस तरीके से नाम है। ये हमारे थोड़े से बेसिक थे जिनके बारे में थोड़ा हमने देखा है। इसके बाद अगर हम पॉइंट डिफेक्ट के बारे में जरा हम बात करेंगे तो पॉइंट डिफेक्ट दो तरीके का है। हमारी एनसीईआरटी में सीधा यहां से लिखा हुआ है पॉइंट डिफेक्ट दो तरीके का है। पहले का नाम है स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरे का नाम है नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कई तरीके का है, जैसे पहले का नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट। एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहां से लिखा हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूँ एनसीईआरटी में सीधा यहां से लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा एक पॉइंट है, एक लाइन है और एक कौन सा है, प्लेन है। तीन तरीके के डिफेक्ट है, उसमें से लिखा हुआ है शॉर्टकी और दूसरे का नाम है फ्रैंकल, इस तरीके से नाम है। अभी इनके बारे में जरा हम देखने वाले हैं। जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में डेफिनेशन लिखा होगा क्लासरूम लेक्चर नोट्स में, देखो एक बार बोल रहा हूँ फिर से देखना, लिखा हुआ डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर करंट लैटिस। यहां से इक्वल नंबर ऑफ केटायन, जैसे ये एटम, और इक्वल नंबर ऑफ एनायन, ये एटम, कोई जरूरी नहीं यही एटम, कहीं से भी एक केटायन कहीं से भी एक एनायन, इक्वल नंबर मतलब दो केटायन तो दो एनायन, एक केटायन तो एक एनायन, इक्वल नंबर ऑफ एटम अगर मिसप्लेस हो जाए, अगर ये हट जाए यहाँ से, ये हट जाए यहाँ से, तो ऐसे वाला जो डिफेक्ट जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। इसका इस तरह लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, शॉर्टकी डिफेक्ट, इस तरीके से लिखा रहता है। क्या नाम है इसका, शॉर्टकी डिफेक्ट। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। जब कोई आइटम हटेगा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर सारे आइटम एक लाइन में बने हुए हैं, स्कूल के सारे बच्चे एक रेगुलर पैटर्न लाइन बना के खड़े हैं, तो अगर हम कहीं से भी देखेंगे तो एक रेंज दिखाई देगा, एक ऑर्डर दिखाई देगा। अगर कोई भी आइटम इधर उधर भागना शुरू कर देगा तो हम बोलेंगे उस मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन बढ़ गया है। उस स्कूल में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन बढ़ रहा है, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं तो मुझे लगेगा एक्सपेंशन मतलब बढ़ रहा है। घरों में चीजें भी अगर हम व्यवस्थित करके रख दें तो कम जगह लेता है, कम स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, अगर उसको हम छोड़ दें तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा तो हम बोलेंगे ऐसे वाले मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन को केमिस्ट्री के वर्ड में हम लाइक बोलते हैं एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी का मतलब होता है फैलना, एंट्रोपी का मतलब है फैलना। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ऐसे वाले मॉलिक्यूल कौन होंगे जो शॉर्टकट डिफेक्ट शो करेंगे, वो जनरली आयनिक बॉन्ड होंगे, और आयनिक बॉन्ड का मतलब NaCl KCl ऐसे वाले एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक बार जरा क्लासरूम लेक्चर नोट्स में जरा शॉर्टकट डिफेक्ट देख लो, हमारे हिसाब से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्लासरूम लेक्चर नोट्स में एक बार जरा देख लेंगे शॉर्टकट डिफेक्ट। हो गया। दूसरा लिखा हुआ है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी या फ्रैंकल में एक ही डिफरेंस है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। शॉर्टकी में और फ्रैंकल में डिफरेंस है कि यहाँ से दोनों आइटम हट जाएंगे, इक्वल नंबर शॉर्टकी में हटते हैं, इक्वल नंबर हट के कहीं और चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, इनको पता नहीं है। जब दो आइटम यहाँ से हटेगा, मैं दोनों कंपेयर करके बोलूंगा, जब दो आइटम यहाँ से हटेगा तो दोनों की पोजीशन खाली हो जाएगी। मान लेते हैं शुरू में आइडियल क्रिस्टल का वेट 1 kg है, अपनी मर्जी से मैंने मान लिया, उसका x ग्राम है या 1000 ग्राम है, दो आइटम वहां से बाहर निकल जाएंगे, तो ऐसे केस में उसका जो मोलर मास होगा या ग्राम होगा, जो उसका वेट होगा, वो क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा। इस शॉर्टकट इफेक्ट में एंट्रोपी तो बढ़ती है लेकिन वेट रिड्यूस करता है, और क्या होता है कि दो एटम इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन, 2 या 4 6 जितने हो सब इक्वल नंबर बाहर जाएंगे। फ्रैंकल में क्या होता है कि ये दोनों केटायन या एनायन कोई भी आइटम यहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ से निकलेगा, लेकिन वो किसी मतलब इसी जाल में फंस जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल, या इसको बुक्स में लिखा हुआ
इसी के अंदर रह जाएगा। इसके अंदर रहने वाले को बुक्स में लिखा होगा करंट पोजीशन से हटके, जरा देखो आप यहाँ पे लिखा होगा इसके करंट पोजीशन से हटके और इंटरस्टिशियल में आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए, ये केटायन हो सकता है यहाँ पे आ जाए तो इंटरस्टिशियल में आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसमें शॉर्ट की में दोनों एटम हट के बाहर जा रहे थे, इसमें एटम हट तो रहा है लेकिन उसी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। दूसरा डिफरेंस, वहां मोलर मास कम होगा, यहाँ हट तो रहा है लेकिन अंदर ही पड़ा हुआ है तो मोलर मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और वहां भी एंट्रोपी बढ़ रही है और यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट ही है। तीसरे का नाम होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरे का नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इंटरस्टिशियल का मतलब हो गया कोई ना कोई केटायन हटके इसी लॉक में, इसी जो चार पैटर्न ऐसे बने रहते हैं, इसी ना कहीं इसमें दिखाई दे, इसको बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल और शॉर्ट के हमारे कोर्स में ज्यादातर है तो उनको जरा सा हम देख लेंगे। दूसरा जो हमारा है नॉन स्टाइचोमेट्रिक, ये हो गया एक इंटरस्टिशियल था इसमें। दूसरा नॉन स्टाइचोमेट्रिक, इसमें नाम से पता चलेगा, जैसे मान लेते एक मॉलिक्यूल का नाम लिखा होगा, जैसे एक लिखा हुआ है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यहां जरा देखो ऐसा लिखा हुआ है, नाम से पढ़ के पता चल रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। इसका मतलब ये लाइन ऐसे बोल रहा है कि इसके बीच में जो डिफेक्ट जनरेट हुआ होगा वो मेटल के ज्यादा बढ़ जाने से और एनायन के कम हो जाने की वजह से होगा। नाम से पढ़ के पता चल रहा है कि मेटल का एक्सेस डिफेक्ट, यानी मेटल बहुत ज्यादा हो जाएगा और एनायन की वैल्यू कम होगी, तो ऐसे वाला जो जनरेट होगा उसका नाम होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। जैसे एग्जांपल इसका अगर हम देखना चाहते हैं तो एक बार हम ऐसे बनाएंगे केटायन एनायन, फिर से बनाएंगे केटायन एनायन, इस तरीके से केटायन एनायन इस तरीके से फॉर्मेट में बना हुआ है। फिर इधर आएंगे तो यहाँ बना हुआ है एनायन, फिर यहाँ आएंगे केटायन, फिर यहाँ पे एनायन है तो इसको थोड़ा वैकेंट छोड़ देते हैं, पता नहीं अपने को भी। ये केटायन इस तरीके से बना हुआ है और ये इस तरीके से लिंक है, फिर यहाँ पे केटायन जरा देख लो, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे केटायन और फिर यहाँ पे एनायन। सपोज दैट इन्हीं को अगर हम एग्जांपल में ले लें, इन्हीं एग्जांपल्स को अगर हम एज्यूम केवल करें तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि इसकी वैकेंसी खाली है, जरा सा देख लो आप। कौन सा वैकेंसी यहाँ पे, एनायन की वैलेंसी, एनायन यहाँ वैकेंट है, खाली है, एवी जिसका नाम है एनायन वैकेंसी है यहाँ पे, क्योंकि नाम से पता चल रहा है एनायन की वैकेंसी होनी चाहिए और मेटल बहुत ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। सिंस इसमें से एनायन बाहर निकल गया है इसीलिए नाम होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अब डिफेक्ट है तो डिफेक्ट को कम भी हमें करना चाहिए, तो जितना आयन यहाँ से बाहर निकला होगा, जैसे अगर एक माइनस बाहर निकला होगा तो कोई हैलोजन लेकर आएंगे, दो माइनस लिखा होगा तो हम O2 पे 2 माइनस वाला लेकर आएंगे। जितना यहाँ पे वैकेंसी बाहर निकला हुआ होगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन वाले एटम को हम लाके यहाँ पे रख सकते हैं। क्यों करेंगे ऐसा, न्यूट्रल करने की कोशिश करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लेकर आ सकते हैं, सिंस एनायन बाहर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता है तो कलर शो करेगा, कलर को बुक्स में लिखा होगा एफ सेंटर, प्रीवियस में यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और एफ सेंटर का नाम होता है 4Fs। 4Fs का बस मतलब होता है कलर, एफ का मतलब है 4Fs और 4Fs का मतलब होता है कलर। 4Fs एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और क्यों हम एनायन लेकर आएंगे, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा इसी तरीके से एक और नाम होगा, दूसरा इसी तरीके से नाम होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायन। तो नाम की पढ़ के पता चल रहा है, या लिखा हुआ तीसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी। इसका मतलब इस बार मेटल तो बढ़ रहा है लेकिन केटायन की वैकेंसी की वजह से डिफेक्ट जनरेट होगा, तो उसका नाम लिखा हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू या केटायन वैकेंसी, या लिखा हुआ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी, ऐसा लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी में, उसके हिसाब से हम करेंगे। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, डिफेक्ट से क्या क्वेश्चन आएगा, डिफेक्ट से एनसीईआरटी में सीधा शॉर्ट के लिखा हुआ है, लेकिन क्लासरूम लेक्चर नोट्स में पहले पढ़ेंगे हम पॉइंट, लाइन और प्लेन डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है। पॉइंट के दो पार्ट है, एक पार्ट का नाम है स्टाइचोमेट्रिक, दूसरे पार्ट का नॉन स्टाइचोमेट्रिक। स्टाइचोमेट्रिक में शॉर्ट की, फ्रैंकल और इंटरस्टिशियल से पहले क्वेश्चन आते थे और इस बार कैसे आएंगे वो बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन आएगा इसका डिफाइन शॉर्ट की डिफेक्ट या कंपेयर शॉर्ट की एंड फ्रैंकल, ये पूछता है, इसको हम कर लेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पूछता था कि दोनों में एंट्रोपी में क्या चेंजेस आएगा, दोनों में इंसुलेटर कौन है, ऐसे क्वेश्चन आता था। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, कौन सा फेरोमैग्नेटिज्म होगा, फेरी मैग्नेटिज्म होगा, ऐसे आते थे। लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने मैग्नेटिक बिहेवियर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों हटा दिया है, तो जिसकी वजह से इन दोनों चैप्टरों से, मतलब इस चैप्टर से पूरा शॉर्ट की या फ्रैंकल से आएगा इसका डेफिनेशन, बाकी इनके मोलर मास में क्या चेंजेस आएगा वो, और प्लस जब भी डेफिनेशन पूछेगा तो इसका इमेज हम ड्रॉ करेंगे और इमेज ड्रॉ करने के बाद दो तीन थोड़ा कंपेयर लिख देंगे और एग्जांपल लिख देंगे, तो शॉर्ट की या फ्रैंकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ये बोर्ड में अब तक की मतलब 10 सालों के ट्रेंड में अगर हम देखेंगे तो 6 बार आ चुका है। अगर आपने सैंपल पेपर लिया होगा तो उसमें 5-6 बार तो यही आया हुआ है, 5-6 बार कंटिन्यूअस यही है, बाकी थोड़े इसमें कम है। और केटायन वैकेंसी से बहुत कम क्वेश्चन है। और एक और लिखा हुआ इंटरस्टिशियल
कीटायन इससे तो बहुत ही कम है, इंटरस्टिशियल कीटायन से बहुत कम है, एनायन से बहुत ज्यादा है। और एक साल ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एफ सेंटर का मतलब क्या होता है। एफ सेंटर का मतलब क्या होता है ये पूछा हुआ है। एफ सेंटर का मतलब है, वहां पे हमने क्लासरूम लेक्चर नोट्स में लिख दिया होगा 4 एफ्स। एफ का मतलब है 4 एफ सेंटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। एक बार नोट्स देख लो अच्छे से डिफेक्ट का, और म्यूट मैंने हटा दिया है, तो म्यूट तुम हटा के बता सकती हो कि सर ये डाउट है, जरा एक बार दोबारा बताइए। क्लासरूम नोट्स एक बार जरा सा तुम देख लो फिर मुझे बताना। Sir, everything is clear. ठीक है, ये थोड़ा एक क्वेश्चन देखो, एक आजकल ये भी क्वेश्चन आजकल आ रहा है, थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड का नाम है स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड रेशियो फॉर्मेट में है 1:1 में है, कोई कंपाउंड 1:2 में है, कोई कंपाउंड 1:3 फॉर्मेट में है, मतलब एक होल नंबर का रेशियो ऑक्यूपाई कर रहा है। MgO 1:1 देख सकते हैं हम, Al2O3 2:3 होल नंबर का रेशियो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसे बोलेंगे स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। इसका नाम है स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है Fe.93O, कोई आ रहा है Fe.950, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। इसका नाम है नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टाइचियोमेट्रिक के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे और भी एग्जांपल देखो लिख सकते हैं हम Cu1.8S, और भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं Ni.98 और O। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, जरा मैं इस वाले एग्जांपल को लेकर जरा समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है Fe तो ऐसे ही है, और ऑक्सीजन बिल्कुल इसके बराबर में है, यानी ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम है। ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको इजी वर्ड में हमने समझने के लिए लिखा है Fe.93O। तो अगर रेशियो 1:1 या होल नंबर का रेशियो अगर दिखाई दे, होल नंबर का रेशियो अगर कहीं दिखाई दे, तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल को बोलेंगे स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। और होल नंबर ना हो, फ्रैक्शंस में आए, तो उसको बोलेंगे नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो प्रीवियस में पूछा हुआ है कि नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना होगा वो बताएं। हालांकि ये क्वेश्चन क्लास 11th के मोल कंसेप्ट 2 से पूछा हुआ है, लेकिन बोर्ड में आजकल ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि सॉलिड स्टेट में इसका नाम है नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। तो इसके बारे में जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसके लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे। और हम जब भी निकालते हैं, जैसे FeO का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, ये रफ है, तो इसका जब निकालेंगे तो लिखेंगे x जिसका निकालना है, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस -2 इंटू 0, और x इक्वल टू यहाँ पे आकर लिखेंगे +2, इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका जब निकालेंगे तो x और ये 90.93 का से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इंटू 0.93, इस तरीके से लिख देंगे, प्लस -2 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो इसको 200 कर लेंगे यहाँ पे, तो 93/200 इसका जो होगा x की वैल्यू हो जाएगी। ये इसका जो होगा हमारा वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। Yes, कई sir. बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एक ये क्वेश्चन थोड़ा पूछता है, इसका मतलब बेसिकली पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे तो जिसका पूछेगा कैसे निकालना हम बता देते हैं। अगर मान लेते हैं पूछता है Ni98.O का बताओ कितना होगा, तो 98 सीधा ऊपर लिखना, और ये 0 पॉइंट हटाने के लिए हम सीधा सीधा मतलब इस तरीके से कर देंगे, ये 2 है ऑक्सीजन का और ये 200, इस तरीके से कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। और भी कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे पूछेगा परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस इन Fe3O4, इसमें पूछेगा, तो बच्चे इसको निकाल नहीं पाएंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस मॉलिक्यूल का हम देखेंगे, या इसका मान लो पूछता है कि Fe3O4 का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। ये सब इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसका कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे किससे बना हुआ है। तो हमें दिखाई दे रहा है FeO से बना हुआ है प्लस Fe2O3 से बना हुआ है। इस मॉलिक्यूल का नाम है फेरोफेरिक ऑक्साइड। फेरोफेरिक ऑक्साइड इस मॉलिक्यूल का नाम है। क्यों, क्या कैसे पता चला ये नाम होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का नाम है फेरस ऑक्साइड लिखा होगा, इधर मैं जरा एक बार लिख रहा हूँ, और इस मॉलिक्यूल का नाम है फेरिक ऑक्साइड। मैं बताता हूँ कैसे पता चल रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसको अस बोलते हैं। केमिस्ट्री में लोअर ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं अस, और हायर ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं इक। अगर कहीं क्वेश्चन में हायर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो बोलेंगे इक। नाम से पढ़ के पता चल रहा है अस आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो 2 आया हुआ है।
यहाँ जब देखेंगे तो इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। अस का मतलब कितना लोअर ये पता नहीं है, लेकिन अस का मतलब ये पता है कि लोअर ऑक्सीडेशन होता है, और इक का मतलब कितना हाइयर ये भी किसी को पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब है हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर। इस कंपाउंड में लिखा हुआ है फेरोफेरिक ऑक्साइड, इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड इसका मिक्सचर है। ये जो कंपाउंड है इसका मिक्सचर है, इसका मतलब मिक्सचर का मतलब ये एवरेज कंपाउंड है। कैसा है? एवरेज कंपाउंड है। और जब भी कोई एवरेज कंपाउंड होगा तो ऐसे वाले का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका नाम होगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसका नाम होगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे जरा देखो आप। पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ पे देखो दिखते हैं हम लोग जरा सा एक बार। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, +2 वाले Fe इसमें कितने हैं? 1 है। +2 वाला Fe की वैल्यू इसमें कितना है? 1 है। फिर हम दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कितना है? +3, +3 वाले का कितना है? Fe 2 है। +2 वाले यहाँ पे Fe 1 है, +3 वाला Fe यहाँ पे 2 है। ये +3 कहाँ से आया? हमने निकाल के इसको देखा है। अगर आपको डाउट आ रहा है कि सर Fe2O3 का जरा एक बार निकाल के दिखाइए, तो ये रहा, देख लो यहाँ पे 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 6 = 0, x = +3। ये -6 कहाँ से आया? 2 × -3, 2 × -3, तो ये हमने लिख दिया। और टोटल Fe आइटम कितने हैं? 1 + 2। तो हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का हमने क्या फॉर्मूला निकाला? नीचे टोटल एटम्स जो भी जिनका निकालना है, तो टोटल एटम Fe की एक इधर में है एटम और इधर में 2 एटम है, तो 3 एटम। और ऊपर हम जब देखेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, या हम ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इसको भी एटम ही कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और Fe के एटम कितने हैं? 1 है। Fe3 का कितना है? 3। Fe2 प्लस का Fe का कितना है? 3 ऑक्सीडेशन नंबर है और 2 एटम है, तो लिख दिया यहाँ पे। और दोनों का सम अगर हम लेंगे तो 2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 6 + 2 8, और नीचे कितना आएगा? 8/3। तो इस मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो फ्रैक्शनल आएगा, एवरेज आएगा, और 8/3 होगा। इसी बात को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। यहाँ पे जरा देखो 3x लिखते प्लस -2 × 4 = 0, ये 2 माइनस इसके मल्टीप्लाई है, 3x - 8 = 0, और x = हम लिखते 8/3। तो इस तरीके से भी आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में ये भी रिवर्ड एक बार पूछा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ Fe2+ इन Fe3O4, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे पहले ये देखना पड़ता कि इसमें Fe2+ कितने हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में अब Fe2+ की वैल्यू यहाँ पे एक बार थोड़ा दिख रहा है कि Fe2+ की वैल्यू इसमें कितनी है? एक ही है। तो अब इसकी हेल्प से हम इसको निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट बहुत आसान चैप्टर है, 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कोई बच्चा इजीली इसको ऑक्यूपाई कर सकता है। इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है 3D अरेंजमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है 3D अरेंजमेंट, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस की चीज है। एक दो बार थोड़ा पेन पेपर पर लेके इसको हम लिखेंगे तो लगेगा कि सबसे आसान चैप्टर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और बाकी कोई डाउट है तो आप बता सकती हैं। आराम से नोट्स देख लीजिए, बाकी कोई भी डाउट है तो आप बता सकती हैं, इसको मैं कर दूंगा।
सर क्लियर है। ठीक है, कर लेंगे। तो इनको करना है घर पे। फर्दर फिर देखते हैं, कल हम सेकंड बुक में एक चैप्टर रह रहा है एल्डिहाइड कीटोन एसिड, उसको करेंगे। सेकंड बुक में कितने चैप्टर में और प्रॉब्लम रह रहा है तुम्हारा? सर बाकी सारे क्लियर हो गए हैं, बस 2 ही रहते हैं जो आपने करवाने हैं अभी। एक कराना है सेकंड चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन एसिड। हाँ जी सर, वही रहता है। ओके, बाकी सब हमने कर दिया। एक बार तुम में से देख लेना, सेकंड बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने मार्क करवा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके फिर, थैंक यू। थैंक यू सर।